संदीप, गुड मॉर्निंग, इनफैक्ट गुड आफ्टरनून। जिस हिसाब से कल यूएस मार्केट गिरे और यील्ड भाग गई, डॉलर इंडेक्स भाग गया, उसके बावजूद भी आज एशिया का, इनफैक्ट भारत का भी रिएक्शन काफ़ी कड़ी कमेंट्री का भी रिलेटिवली मैच्योर नज़र आया। आपने कैसे उसको एनालाइज किया? ये जो 3 हाइक्स की बात अभी आ रही है टेबल पे कि 75 के एटलीस्ट 3 हाइक्स और हैं अभी आगे। हाँ जी, तो बाकी अगर हम एशियन मार्केट देखें तो उससे हम लोग अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे मार्केट 52 वीक लो पे ट्रेड हो रहे हैं। तो हमारे पास एक सिनारियो है कि बाकी सब मार्केट 52 वीक लो पे हैं, हम लोग 52 वीक हाई से 3-4% दूर हैं। तो हमारा कंपैरिजन बाकी मार्केट से करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो रेजिलियंस है मार्केट की, ये बहुत टफ है अंडरस्टैंड करनी मेरे हिसाब से, क्योंकि ग्लोबल लिंकेजेस से हम लोग भाग नहीं सकते। जैसे आज रुपए की भी गिरावट आई, उसने डॉलर इंडेक्स को फॉलो किया, तो फॉरेक्स साइड पे लिंकेजेस फिर भी दिख रहे हैं। बॉन्ड्स यील्ड मूवमेंट्स पे भी लिंकेजेस दिख रहे हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट लिंकेजेस टोटली ब्रेक हुए हुए हैं। तो ये सिनारियो कब तक चलेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। हमने प्रीवियस बड़े करेक्शंस में भी देखा है, जब बड़े करेक्शंस हुए हैं, कि इंडियन मार्केट थोड़े लैग के साथ नॉर्मली गिरते हैं। तो वो हो सकता है वो इस बार भी हो, लेकिन अगर हम सिर्फ वैल्यूएशन वाइज अगर मार्केट्स को देखें तो मार्केट बाकी मार्केट्स के मुकाबले बहुत महंगे हो गए हैं, और ये एक बड़ा रिस्क है इंडियन मार्केट्स के लिए। राइट। संदीप, मैं आपसे इनफैक्ट एक बात और करना चाह रहा था। कल एक कमेंट्री आई सरकार की तरफ से कि आरबीआई की तरफ से, आई एम नॉट श्योर बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट मशीनरी की तरफ से, कि हम ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर मैं 1-2 साल तक इन्फ्लेशन टारगेटिंग को थोड़ा ढील देनी पड़ जाए तो भी उनको कंफर्टेबल लग रहा है और वो फोकस ग्रोथ पे करेंगे। ये ऐसे समय पे ऐसी कमेंट्री आई है जब बाकी सारे सेंट्रल बैंक बहुत कर्राई से इन्फ्लेशन टारगेटिंग को फोकस कर रहे हैं। अगर वो ग्रोथ थोड़ी सी उसके अंदर छोड़नी भी पड़ जाए उसके बाद भी, ये विपरीत हिसाब किताब लगा। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलिए, कम से कम ये क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि भाई भारत ग्रोथ पे फोकस करेगा, इन्फ्लेशन के थोड़ा ढील दे देगा। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस बात को? देखिए, आज से 1 साल पहले अगर आप जाएंगे तो यूएस फेड की कमेंट्री भी ऐसी ही थी। वो लोग कह रहे थे कि जो इन्फ्लेशन है वो एक ट्रांजिटरी है, इन्फ्लेशन का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, हमें ग्रोथ पे फोकस करना है, अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना है। और आज के दिन देखिए क्या सिनारियो है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कमेंट्री शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स को एक्साइट कर सकती है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली इस चीज को एनालाइज करें तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। अगर आप बाकी अगर अभी ऑलरेडी अगर आप देखिए तो जो यील्ड डिफरेंशियल है इंडिया के पॉलिसी रेट्स और यूएस के पॉलिसी रेट्स में, और जो 10-10 ईयर बॉन्ड के डिफरेंशियल है, वो हिस्टोरिकल लेवल से काफी कम हो चुका है। और आगे 2-3 और हाइक्स अगर यूएस सेंट्रल बैंक करेगा तो उसके बाद वो और कम हो जाएगा। तो ऐसे में जब वहां पे रिस्क फ्री रेट ही इतना ज्यादा हो जाता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए वो रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर अगर हम लोग आर्टिफिशियली इंटरेस्ट रेट्स कम रखेंगे। तो ये इनके क्या थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस बहुत चेंज होते रहते हैं बीच में। हमने देखा है कि काफी सेंट्रल बैंक्स भी और गवर्नमेंट्स भी रिएक्टिव होती हैं। साल के बिगनिंग में अगर आप आरबीआई की कमेंट्री भी देखिए, वो कहते हैं कि हम लोगों को इन्फ्लेशन पीक हो चुका है, हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। 3 महीने में ही उन्होंने अपनी कमेंट्री चेंज कर दी थी। तो सेंट्रल बैंक्स की कमेंट्री भी कंटिन्यूसली चेंज होती है, हमें अपने हिसाब से एनालाइज करना है, ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून संदीप। इस बीच एक बार क्विक मार्केट चेक भी देखें, क्योंकि बाजार संभलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और जहां पर ग्रोथ स्टोरी की बात हो रही है। गुड आफ्टरनून संदीप। एक तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज की अगर बात करें, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो अब भी खत्म तो नहीं हुए हैं, यूएस फेड की तरफ से लगातार तीसरी बार 75 बेसिस पॉइंट्स और 5वीं बार इसी साल में हमने रेट हाइक का सिनेरियो देखा। अब सारी की सारी नजरें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक पर होगी। क्या आपको लगता है कि भारतीय बाजार पर डी रेटिंग का खतरा अब भी बरकरार है? देखिए, अगर हम कहें कि यूएस से इंटरेस्ट रेट बढ़ा, उनके बैंक सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, उनकी इकोनॉमी स्लो होगी, और हमारे सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे लेकिन हमारी ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वो लॉजिक बिल्कुल समझना मुश्किल है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं उसका 2 असर होता है। एक तो डिमांड को वो स्लो करता है, वो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए। दूसरा, वैल्यूएशंस भी जो हैं वो
अगर आप वैल्यूएशंस को स्टडी करेंगे तो वैल्यूएशंस भी रिस्क फ्री रेट क्या है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे जैसे रिस्क फ्री रेट बढ़ता जाता है, वैल्यूएशंस जो फेयर वैल्यूएशन है वो कम होता रहता है। तो सारे सिनारियोज में इंडियन मार्केट अगर बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा तो वो आगे के लिए रिस्क बढ़ जाता है। अभी हम खुश हो सकते हैं कि ठीक है इंडियन मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, इंडियन मार्केट, लेकिन फ्यूचर रिटर्न क्या रहेगा जब वर्ल्ड का इमर्जिंग मार्केट प्राइस अर्निंग रेशो 8 टाइम्स है और हमारा 22 टाइम है, तो आगे हम कितना और चढ़ सकते हैं, ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए, कैश रखना चाहिए साइडलाइन पे। अगर मार्केट इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है आपको, जब ग्लोबली मार्केट इतने वीक हैं, तो उसमें आप अपना थोड़ा कैश बढ़ाइए जहां आपका बहुत पैसा बढ़ गया है। और अगर आप एक्सेसिव कमिट करेंगे तो आगे जब अगर मार्केट गिरेगा तो फिर शायद निकलने का मौका ना मिले। राइट, एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून संदीप। बिल्कुल, ये चीज़ें तो, ये बड़े कंसर्न तो है, लेकिन अब इस बीच में क्योंकि अब जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स यहाँ से भी शुरू होंगी, एक्सेंचर के नंबर्स आ जाएंगे, कल हमारे भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे। एक उम्मीद तो थी शायद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में शायद एक बाउंस बैक आए, ओवरसोल्ड जोन में है ये, लेकिन कहीं से भी वो कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही। जाहिर तौर पर वेस्टर्न इकोनॉमीज का जो स्लो डाउन है, मार्जिन का प्रेशर हो, स्लो डाउन का प्रेशर हो, वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को शायद बढ़ने नहीं दे रहा। लेकिन क्या अभी भी इनके लिए जो चिंताएं हैं, जो हेडविंड्स हैं, अभी भी खत्म नहीं हुई हैं? एक्चुअली हेडविंड अभी स्टार्ट हुआ है टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए, क्योंकि अभी तक ये कंपनीज कही थी कि ग्रोथ अच्छी रहेगी। अभी ग्रोथ पे असर आएगा, मार्जिन पे असर आएगा, अभी ये एक बहुत लॉन्ग रन अफेयर रहेगा मेरे हिसाब से। शॉर्ट टर्म में जरूर बाउंस आ सकता है, क्योंकि जैसे आपने कहा ये इतने ज्यादा ओवरसोल्ड हो गए, ऊपर से जब बड़ी कंपनीज ऊपर से इतनी गिरती है, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी, तो और एक अगर रुपए का वीकनेस आएगा तो एक जनरल धारणा है कि रुपए का वीकनेस इनके लिए अच्छा होता है, तो उस समय टेक्निकली एक बाउंस आने के चांसेस हैं। मैं कहूंगा कि उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डायरेक्शनली क्या ये स्टॉक्स यहाँ से 6 महीने बाद, 12 महीने बाद करंट लेवल से नीचे रहेंगे या ऊपर? मेरे हिसाब, मुझे लगता है कि नीचे रहेंगे। टॉप इंडेक्स गेनर्स की लिस्ट देख रहा था, उसमें टॉप 5 स्टॉक्स जो थे गेनिंग साइड पे, वो सब कंज्यूमर स्टॉक्स थे। टाइटन, एचयूएल, ब्रिटानिया पे कल अपग्रेड आया, और ये आ रही है बात, एचयूएल आज भी डेज हाई पे 3%। 1.5-2 साल का एक साइडवेज मूव हो चुका है, फिर मार्जिन प्रेशर का इशू था, वॉल्यूम ग्रोथ लो का इशू था। या आपको लग रहा है कि क्या इनमें वैल्यू आ रही है, या आपको लग रहा है क्योंकि बाजार डिफेंसिव की तरफ पोजीशन हो रहा है तो ये स्टॉक चलना शुरू हो गए? जी हाँ, ये हमेशा होता है कि क्योंकि ये स्टॉक्स, इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी वैसे ही बहुत कम है, और क्योंकि ये कंपनीज कभी कैपिटल रेजिंग करती नहीं, प्रोमोटर्स अपने स्टेक बेचते नहीं, तो जब इंक्रीमेंटल बाइंग आती है जब भी, तो इन पे असर ज्यादा होता है। तो वो एक फिनोमिना मुझे लगता है कि कंज्यूमर कंपनीज और कुछ फार्मा कंपनीज में भी जरूर आ सकता है जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो इन नियर टर्म में इनमें आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। उसके बाद अगले महीने रिजल्ट सीजन आ जाएगा, तो फिर ये कंपनीज उन पे रिएक्ट करेगी। संदीप, जहां हम यहाँ पर स्टॉक्स की इन पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करें, और कौन से सेक्टर्स हैं जो कि वॉच लिस्ट में आपके, और कौन से स्पेसेस हैं जिनसे इस वक्त दूर रहने की राय होगी? देखिए, मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी और कमोडिटीज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें एक लॉन्ग ड्रॉन कंसर्न्स हैं जो ग्लोबल रिसेशन से रिलेटेड हैं। जहाँ डोमेस्टिक साइक्लिकल है उधर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, लेकिन उधर अपॉर्चुनिटीज में कैपिटल गुड्स हैं, या फिर ऑटो कंपनीज हैं, या फाइनेंशियल्स भी हैं। फाइनेंशियल्स में नियर टर्म में बहुत बड़ा मूव आ गया है। मुझे लगता है कि अभी काफी स्टॉक्स फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू से ऊपर चले गए हैं, लेकिन आगे जाके जब भी करेक्शन आएगी तो ये 3 सेक्टर्स मुझे लगता है कि नजर में रहने चाहिए। उसके अलावा टेलीकॉम में जैसे भारती है, तो भारती मुझे लगता है अच्छा करेगा। ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स जरूर रहेंगे, लेकिन जहां केयरफुल रहना चाहिए और कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए मेरे ख्याल से अगले 1 साल के लिए, वो है टेक्नोलॉजी और कमोडिटीज, अनलेस इनमें बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है। तो जैसे अगर इन्फोसिस, टीसीएस किसी कारण से यहाँ से 15-20% गिर जाते हैं, तो हम अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। राइट। मिड कैप, स्मॉल कैप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लास्ट 15-20 दिनों में बहुत सारे फंड मैनेजर्स यहाँ चैनल पे आए और कैपेक्स थीम की स्ट्रेंथ की बात करते हुए ये बोला कि मिड कैप, स्मॉल कैप, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स, चाहे वो बेयरिंग कंपनीज हो, बेयरिंग के पार्ट्स भी अब आईपीओ आ रहे हैं,
और इंजन ऑयल कंपनीज, अपार जैसी, इस ये पूरी रेंज ऑफ कंपनीज काफ़ी बातचीत निकल के आ रही है। आपने ये यूनिवर्स को देखा है? क्या इन कंपनीज में काफी में हमारी होल्डिंग है, तो ये और अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है अजय कि ये काफी स्टॉक करेक्ट नहीं करते। अभी आप देखिए, अगर इंजीनियरिंग में थर्मैक्स जैसा स्टॉक देखिए तो उसमें करेक्शन नहीं आती, तो फिर जो आप पॉजिटिव होंगे लॉन्ग टर्म, लेकिन वो करेक्शन ही नहीं आएगी, तो फिर नए निवेशकों को इन्वेस्ट करने के लिए कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे कंपनीज में हमारे होल्डिंग और कंपनीज हैं केपेक्स रिलेटेड थीम में, प्राज इंडस्ट्रीज है, उस पर मैं काफी पॉजिटिव हूँ। फिर एक वीए टेक वेबैग है, वो मुझे लगता है अगले 2-3 साल में काफी अच्छा करेंगे। तो काफी सारी कंपनीज है, काफी सारी कंपनीज में मोमेंटम है, कुछ एक्सपोर्ट में अच्छा कर रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक ऑपरेशंस पे अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल इंडिया में 10 साल के बाद स्टार्ट हुआ है, तो सडनली इन काफी कंपनीज में परफॉर्मेंस अच्छी आनी शुरू हुई है। राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट